नमस्कार, साहित्यिकी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के साहित्यिकी अंक में हमारी परिचर्चा का विषय है साहित्य में सामाजिक सरोकार, और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साहित्यकार डॉक्टर मंजू गुप्ता और समालोचक डॉक्टर नालंदा पांडे। मंजू गुप्ता जी और डॉक्टर नालंदा पांडे, आप दोनों का साहित्यिकी की इस मंच पर स्वागत है, अभिनंदन है। बातचीत की शुरुआत डॉक्टर मंजू गुप्ता मैं आपसे करता हूं, और आपसे सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि सामाजिक सरोकार जो भी हमारे हैं वो आपके साहित्य में कितने आए हैं, और वो कौन से इश्यूज़ हैं, कौन से मुद्दे हैं? क्योंकि सामाजिक स्तर पर बहुत सारे इश्यूज़ हैं, कुछ खास इश्यूज़ जो आपके साहित्य में आते हों, उन पर आपकी टिप्पणी। सर्वप्रथम इबादत की तरह मैं आप सबको एक काम करती हूँ जी, और आप सबको मैं प्रणाम करती हूँ। अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। और मैं आप सबको हिंदुस्तान कहती हूँ। बहुत अच्छा। मेरी 12 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं जी, तो उन सब में मेरी इन्हीं सामाजिक सरोकारों को ही लेकर मैंने काम किया है जी। तो पहली किताब प्रांत पर पयोधी था जी, जिसके अंदर हमारा जो समुंदर है, महासागर है जी, जो हमारे जड़ और चेतन का जीवन दाता है जी, तो वही उसको भी लेकर मैंने काम किया है। अच्छा, क्योंकि अगर हमारा समुंदर ही बिगड़ जाएगा, जी, उसमें प्लास्टिक की बोतलें फेंक देते हैं लोग, जी, भारत को छोड़ पूरा विश्व में यही सब हालचाल है, जी, ऐसा ही हो रहा है जी, तो इस समस्या को मैंने उठाया है जी, पर्यावरण की समस्या इस समय सबसे ज़्यादा हो रही है जी, इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे पेड़ कट रहे हैं, कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, सीमेंटीकरण हो रहा है। तो इसी विषय में हमारी G20 की भी बहुत बड़ी वार्ता हुई थी जी, और पर्यावरण को लेकर मैंने बहुत काम किया है। जी, ये जो नारी शोषण होता है, जी, घरेलू हिंसा, भ्रूण हत्या जी, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जी, इन सब पर मैंने काम किया है। और जल संकट सबसे मुख्य है। नमामि गंगे जैसी योजना, इसी जो गंगा का नदी का पानी, मैं ऋषिकेश की हूँ जी, और गंगा से मुझे ज़्यादा लगाव है जी, होना भी चाहिए। हाँ, तो अभी मैं अपने मायके आई तो मैं गंगा नहाने भी एक ही दिन गई क्योंकि मौसम बहुत बिगड़ा हुआ था जी, तो भी मैं नहाई। तो उसका पानी हमारे ज़माने में जब हमारा बचपन जब गुजरा तो एकदम हल्का नीला, बड़ा सुंदर पानी, प्योर, क्या बात, निर्मल, पावन। गंगा तो पावन है ही जी, पापियों के पाप धोती है, हमारे तन मन का मैल धोती है जी, और मोक्ष का द्वार है गंगा हमारी। और मरते हुए को अगर पानी पिला दें तो कहते हैं उससे मोक्ष मिलता है। तो गंगा की तो महत्ता सारी दुनिया मानती है जी। तो कल मैं जब नहाने गई तो उसका पानी बड़ा थोड़ा साफ नहीं था, मतलब थोड़ा प्रदूषण की वजह से जी, और मेरे ख्याल में बारिश वगैरह आई है तो ये भी एक वजह है जी, इस बीच जो मट्टी वगैरह है तो उसके अंदर गंदगी वगैरह जी। लेकिन हमारी सरकार तो बहुत काम कर रही है। नमामि गंगे में पूरा जहाँ जहाँ गंगा जा रही है प्रोजेक्ट बने हुए हैं जी, तो उससे बहुत साफ हुआ है, गंगा का पानी बहुत शुद्ध हुआ है, साफ हुआ है जी। डॉक्टर मंजू गुप्ता, आपसे बातचीत करके तो ये लग रहा है कि हमारे इस समय इस दौर के जो इश्यूज़ हैं, जो मसले हैं, वो लगभग सभी आपके साहित्य में आते हैं। अब इस पर हम आगे आपसे चर्चा करेंगे कि कविताओं में आपने क्या लिया, कहानी में क्या लिया, नाटक में क्या लिया। जरूर आपके पास मैं दोबारा आऊँ, इससे पहले मैं डॉक्टर नालंदा पांडे आपके पास आता हूँ इस सवाल के साथ कि अभी मंजू गुप्ता जिन मसलों को, जिन इश्यूज़ को गिना रही है, जी जी, सभी प्रासंगिक मुद्दे हैं, प्रासंगिक मुद्दे हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप तो बहुत गंभीर पाठक हैं और लगातार लाइब्रेरीज में रहती हैं, साहित्य जगत में लगातार घूमती रहती हैं। जी जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो सामाजिक मुद्दे हमारे हैं, कुछ मुद्दे तो वो हैं जो जिस तरफ हमारा ध्यान डॉक्टर मंजू गुप्ता खींच रही है, कुछ और भी हमारे जो इश्यूज़ हैं, ये वास्तव में हमारे आज के साहित्य में, समसामयिक साहित्य में कितने आ रहे हैं? पहले तो इस पर आपकी टिप्पणी। मुकेश जी, जी, अगर हम चाहे समसामयिक साहित्य की बात करें जी, या हम बात करें
जो आगत साहित्य है, विगत साहित्य है या भावी साहित्य है, तो जैसा कि कहा गया है कि अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। तो जीवंतता का प्रतीक ही किसी भी स्थान का, क्षेत्र का, राष्ट्र का, वहाँ का साहित्य होता है। तो मुझे ये लगता है कि आज भी जो हमारा जो समसामयिक साहित्य है उसमें निरंतर अच्छा कार्य हो रहा है। हालांकि मैं यह भी मानती हूँ कि अभी हम उत्कृष्टता के उस स्तर तक नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो हमारा समसामयिक साहित्य है उसमें अच्छा प्रयास हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आशा की किरण जगती है जब कुछ हम अच्छी कविताएं पढ़ते हैं, कुछ अच्छा, हम जब भी कुछ अच्छा लेखन देखते हैं या उससे साक्षात्कार करते हैं या पढ़कर सुनकर उसका अनुभव करते हैं। तो ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो जैसे अगर मैं आजकल की बात करूँ साहित्यकारों की, तो चाहे नीलम सक्सेना चौहान हो, चित्रा मुद्गल या विश्वनाथ तिवारी, या अगर हम ललित मोहन जोशी की बात करें या अगर हम जगूड़ी जी की भी बात करें, और यहाँ तक कि आपका जो साहित्य है वो भी, तो सभी एक उम्मीद जगाता है मन में, कहीं ना कहीं एक उत्साह का संचार करता है कि यदि प्रयासों में ईमानदारी है तो कभी ना कभी मंजिल तक पहुँचना तो बिल्कुल तय है। बहुत अच्छा, आपसे ये जानकर मुझे भी उम्मीद जगी कि आपको लगता है कि हमारे जो समाज, क्योंकि ये डॉक्टर नालंदा पांडे और डॉक्टर मंजू गुप्ता, आप स्वीकार करेंगे कि ये साहित्य जगत में ये बहस लगातार उठती रही है कि स्वांतः सुखाय अपने एक तरह से अपने मानसिक वो जिसको हम बुद्धि विलास भी कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कि वो बौद्धिक विलास के लिए भी हम लिखते हैं और उससे हमारे जो सामाजिक इश्यूज हैं वो अमूमन छूट जाते हैं। इसलिए मैं, लेकिन अच्छा लगा आपसे ये जानकर कि वो इश्यूज हमारे शब्दों के जरिए हमारी किताबों में आ रहे हैं। डॉक्टर मंजू गुप्ता जी, अभी आपने अपने तमाम सरोकार जो हमारे सामाजिक सरोकार हैं, जाहिर है वो, और उसमें आप गंगा को एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में लाए, ये जानना अच्छा है। लेकिन जब आप इनको इन इश्यूज़ पर लिखते हैं तो कौन सी विधा है जो आपको अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए सबसे मुफीद लगती है? हमारे पास कहानी है, कविता है, उपन्यास, नाटक, संस्मरण और रिपोर्टाज, तमाम रेखा चित्र है। इनमें से कौन सी विधा है जिसको आप प्रयुक्त करते हैं इन इश्यूज को पाठकों तक लाने के लिए? सबसे सरल विधा तो मुझे कविता लगती है। बहुत अच्छा। कविता के द्वारा आप अपनी अभिव्यक्ति बड़ी सुंदर तरीके से कर लेते हैं जी। और कहानी के द्वारा भी अपनी बात कह सकते हैं जी। और ये छंद विधा, छंद के अंदर भी हम अपनी बात कह सकते हैं बड़ी अच्छी तरीके से। अब जैसे अभी स्वच्छता का भी हमने अभी गंदगी कितनी अधिक थी, गांधी जी का सपना था जी कि हाँ अपना घर अंदर बाहर स्वच्छ रखें, हमारा तन भी स्वच्छ होना चाहिए, हमारा मन भी स्वच्छ होना चाहिए जी। जब हमारा मन स्वच्छ होगा वही हमारा दर्पण, हमारा व्यक्तित्व का दर्पण होता है। जो अंदर बात होती है वही बाहर बात हमें चेहरे से दिखाई दे जाती है। कहते हैं ना कि आभा मंडल। बिल्कुल। तो मोदी जी ने ये मुद्दा स्वच्छता अभियान का 2014 में शुरू किया था जी। तो ये चीज मैंने दोहे में भी लिखी अपनी बात। डॉक्टर नालंदा पांडे जी, एक इशू वो है, एक हमारा मसला वो है स्वच्छता, जिस पर अभी हमने डॉक्टर मंजू गुप्ता का दोहा सुना जी जी। ये ठीक है कि बहुत सारे इश्यूज इस तरह के हमारे साहित्य में आ रहे हैं, कहानियों के ज़रिए, कविताओं के ज़रिए, लेकिन आपके पास मैं इस सवाल के साथ आ रहा हूँ कि इन सब के बावजूद, हमारे तमाम दावों के बावजूद, क्या वजह है कि आज हमारे पास प्रेमचंद जैसा गद्य शिल्पी नहीं है, हमारे पास नागार्जुन जैसे कवि नहीं हैं जो हमारे सामाजिक सरोकारों को सीधे समाज से उठाकर शब्दों के ज़रिए साहित्य में ढाल सकें? क्या वजह है? इस पे आपको क्या कारण समझ में आते हैं? मुकेश जी, मुझे लगता है कि वास्तव में ये एक बेहद ही प्रासंगिक प्रश्न है जिस पर चिंतन, मनन और मंथन तीनों की आवश्यकता है। क्या हमारी अपेक्षाएं इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि हमें लगता है कि जब तक किसी युग में प्रेमचंद जैसा गद्यशिल्पी ना हो या बाबा नागार्जुन जैसा इतना प्रतिभाशाली लेखक कवि ना हो, तो क्या उस युग में
हमें ये सोचना चाहिए कि साहित्यिक प्रतिभाओं का नितांत अभाव है, या हमें ये सोचना चाहिए कि हो सकता है कि इतने बड़े कद अब देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे जो और कद के, या अगर मैं कहूँ कि इतने अलग अलग क्षेत्रों में, विधाओं में कई नाम इतने और छोटे छोटे ऐसे तारे चमक रहे हैं कि शायद उन सब का जो मिला जुला प्रकाश है उससे पूरा जो साहित्यिक जगत है वो प्रभामंडित हो चुका है। बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं जी। क्योंकि मैं इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि चाहे प्रेमचंद हों, चाहे बाबा नागार्जुन हो, कि उन्होंने वे संघर्षों के साहित्यकार थे। उन्होंने संघर्षों को देखा था, जिया था, झेला था। इसके अलावा वे अपने अपने युग के प्रतिनिधि साहित्यकार थे, जो अपने ही दम पे जिन्होंने अपनी विचारधाराएं चलाई थी और समाज को संवेदनशील बनाने में एक निर्णायक भूमिका निभाई थी। लेकिन मैं अभी भी ये कहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि माध्यम बदल गए हैं, अभिव्यक्ति के साधनों की हमारे पास इतनी प्रचुरता है अभी कि कई लोग अलग अलग माध्यम से अपनी जो साहित्यिक प्रतिभा है उसे दिखा रहे हैं। और मैं शायद दिखाने की बजाय अगर मैं ये कहूँ कि अपनी साहित्यिक प्रतिभा से सामाजिक सरोकारों का संवर्धन कर रहे हैं, सामाजिक सरोकारों के मुद्दों को उठा रहे हैं। क्योंकि जब तक कोई मुद्दा उठेगा नहीं, जब तक किसी विषय पर चर्चा नहीं होगी, तब तक हम किसी सही दिशा में नहीं पहुंच पाएंगे और अपने जो हमारा गंतव्य है, जो हमारी मंजिल है, शायद वहां तक पहुंचना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि उतने बड़े बड़े कद की अपेक्षा अगर हम इस संक्रमण काल में ना करें और ये सोचें कि जितनी अधिक साहित्यिक प्रतिभाएं समाज को जगा सकें, समाज के स्वर को मुखरित कर सकें, तो शायद आगे आने वाला दौर हमें इस तरह से याद करेगा कि इतनी ढेर सारी प्रतिभाएं जिन्होंने समाज के स्वर को मुखर किया, ऐसे प्रखर जो साहित्यिक कई जो व्यक्तित्व आए, तो हो सकता है आगे आने वाला समय हमें अपने इस दौर के लिए याद करे। क्या बात है डॉक्टर नालंदा पांडे, आपकी समालोचना का एक बहुत अच्छा पक्ष ये है कि अमूमन हमारे यहाँ हिंदी पट्टी में खासकर जो आलोचक समालोचक होते हैं उनको बड़ा कुछ मामले में निराशावादी बताया जाता है कि वो सब कुछ गलत ही देख रहे हैं। आपका एक ये बहुत अच्छा पक्ष है कि आप जो उजला पक्ष है उसको ज़्यादा मुखरित करती हैं, और ये जानना हमारे लिए बहुत सुखद है कि ये ठीक है कि हमारे पास बहुत विराट व्यक्तित्व बेशक न हो साहित्य में, लेकिन कई मंचों पर, कई अंचलों में बहुत सारी प्रतिभाएं मुखर हो रही हैं। ये बहुत शानदार टिप्पणी थी और ये सुनना अच्छा लगा आपसे। डॉक्टर मंजू गुप्ता जी, आपने 12 किताबें लिख दी हैं, सभी विधाओं को आजमा लिया है। उम्र के इस पड़ाव पर अब आपको क्या लगता है कि जितना आपने लिखा, क्या आप इससे संतुष्ट हैं और आगे की क्या योजना है, इस पर आपकी टिप्पणी? मैं तो मेरे जो लेखन है मैं 100% संतुष्ट हूँ जी, क्योंकि मेरी सारी किताबें महाराष्ट्र के नवी मुंबई के छोटे स्कूल से लेकर बड़े स्कूल तक, डिग्री कॉलेज तक, बीएड कॉलेज के अंदर और देश विदेश तक पहुँची हैं जी। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि मेरे लेखन से समाज, विश्व लाभ उठा रहा है, अपना देश लाभ उठा रहा है। और जहाँ मैं पढ़ाती थी वहाँ पर भी उन सब ने पसंद किया है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर हिंदी की किताबें, निबंध वगैरह मिलना बड़ा मुश्किल है। वहाँ हिंदी जो है निबंध महाराष्ट्र का ही संकट नहीं है, पूरी हिंदी पट्टी का संकट है। हिंदी पट्टी का निबंध हमारे यहाँ बहुत कम लिखे जाते हैं। उत्तर प्रदेश वगैरह में हिंदी निबंध वगैरह बहुत अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन बम्बई वगैरह जैसे शहरों में हिंदी के निबंध वाली किताबें नहीं मिल पाती हैं दुकानों पर जी। तो मैं अपनी बेटियों के लिए आर्टिकल और निबंध वगैरह लिखती थी जी। तो फिर वो कॉपियाँ भी इतनी पुरानी हो गई थी, रजिस्टर जिसमें मैंने निबंध लिखे थे, कागज भी फटने वाले हाल में थे। फिर उन सबको मैंने एक जगह इकट्ठा किया और किताब मैंने पब्लिश कराई निबंध की सार जी। आपके मन में कोई ऐसी अपेक्षा है या कोई ऐसी टीस है कि इस विधा में मैं बहुत अच्छा लिख सकती थी, नहीं लिख पाई और अब आप उसमें प्रयास करने वाली हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं एक आशावादी हूँ, सकारात्मक सोच रखती हूँ
और कभी लेखक रचनाकार जिस विधा में भी लिख ले जी, तो उसके लिए पूरी संतुष्टि होती है जी। और संतुष्टि का सबसे बड़ा कारण यह है कि लोगों की टिप्पणियां मिलती हैं जी, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर बहुत मिल जाती है, व्हाट्सएप आजकल जबरदस्त चल रहा है जी, जी। तो अपना लेखन पता लग जाता है कि हमारा लेखन किस दिशा में जा रहा है। बहुत अच्छा। उनकी जो टिप्पणियां मिलती हैं जी, तो उससे हम अपनी कमियां भी सुधार लेते हैं। जी, जी, तो ये प्लेटफॉर्म मुझे बड़ा अच्छा लगा जी। और किताबें जब बिकने लगी जी। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि भैया मेरा कलम बिक रहा है। जी, जी, हाँ, जी। और निबंध तो ऐसे कि सबको चाहिए। पहली किताब प्रांत पर पयोधी कलम तो नहीं, आपकी प्रतिभा, आपका कवित्व और आपका वो जी, दिख रहा इसे है और ये कह लीजिए वो चल रहा है। हाँ जी, जी। शख्स तो हर कोई होता है जी। लेकिन शख्सियत बनानी पड़ती है। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी। और कलम तो सरस्वती की कृपा से मिलती है, हर किसी को तो नहीं मिलती है। जी, जी। तो हमारा एक कवि लेखक का काम ये होता है कि समाज को सकारात्मक सोच देना। जी, साहित्य वही है जिसके अंदर हमारी रसानुभूति होती है। जी, हमारे 9 रस जो है वो साहित्य के अंदर आते हैं किसी ना किसी रूप में, गद्य में भी, पद्य में भी, जी, और इनसे ही अलंकृत किया जाता है, रूपक अलंकार वगैरह उनसे। जी। तो वो साहित्य बहुत अच्छा साहित्य माना जाता है। तभी नवगीत आ रहे हैं जिसमें हम बिंब प्रधान कविताएं रचते हैं, गीत लिखते हैं। जी। तो मुझे तो कलम बहुत अच्छी लगती है। अब रिटायर हो गई हूँ जी। तो मेरे पास तो समय ही समय है। जी, आप इस समय का भरपूर सदुपयोग हाँ, कर रही हैं और ये हमारे लिए आपकी ऊर्जा, खासकर जो हमारी नई पीढ़ी है लिखने पढ़ने वाली, उसको प्रेरणा देती है। जी। और ये जानना तो और भी सुखद है कि आपके जो सरोकार हैं उनमें हमारा हिमालय और हमारी गंगा भी शामिल है। हाँ जी। अब जब महाराष्ट्र में आप उस मसले पर कभी लिखती होंगी हाँ, तो निश्चित रूप से एक समुद्र का हिमालय से जो संवाद होता है वो भी होता होगा। डॉक्टर नालंदा पांडे जी, अभी डॉक्टर मंजू गुप्ता भी जिस तरफ संकेत कर रही थी जी, कि लेखक अपने एक कक्ष में लिखता है, जिसको आजकल हम थोड़ा व्यंग्यात्मक उसमें ड्राइंग रूम कह देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उससे ये आरोप आता है अक्सर साहित्य पर भी, साहित्यकारों पर भी, लेखकों पर भी, कवियों पर भी, जी, कि जो सामाजिक मसले हैं, जो समाज की असल पीड़ा है, वो मुखरित उनके शब्दों में नहीं हो पाती क्योंकि वो उसको झेलते नहीं हैं। जो प्रेमचंद जी का आप कह रहे थे कि प्रेमचंद जी उस समाज में किसानों के बीच रहे, तो जाहिर सी बात है वो उनके साहित्य में आया। जी। क्या कोई ऐसा तरीका है कि लेखक सामाजिक सरोकारों से जुड़ पाए कोई? और उसमें ये मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूँ इस सवाल के साथ कि ऐसा भी कहते हैं, अब राहुल सांकृत्यायन कहते हैं इस बात को कि अगर आप लिखते हैं तो उससे पहले घूमिए। क्या घुमक्कड़ी भी एक विकल्प है उसमें? और मुकेश जी, राहुल सांकृत्यायन ने तो घूमते घूमते 129 पुस्तकें लिख दी। क्या बात है। तो आपने जो मुझसे प्रश्न किया था कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि केवल जो लिखा जा रहा है, जो साहित्यिक कृतियाँ आ रही हैं, वो वास्तव में किसी लेखक का या साहित्यकार के अनुभवों का परिणाम हो और वो अनुभव समाज को दिशा दिखा सकें। जी। तो जैसा कि आपने अभी राहुल सांकृत्यायन जी का जिक्र किया, जी। वो तो घुमक्कड़ी के लिए तो वो तो विख्यात थे ही। कौन सा ऐसा देश था जो जहाँ की यात्रा उन्होंने नहीं की और वहाँ से उन्होंने लाभ उठाकर अपने पाठक वर्ग तक नहीं पहुंचाया। बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे फिर हम बात करें, वो चीन गए, जापान गए, कोरिया गए, तिब्बत तो खास तौर से जैसा कि हमें उनमें दिखता है, यहाँ तक कि वो सोवियत संघ भी गए थे। तो घुमक्कड़ी जैसा कि आप बता ही चुके थे कि कहीं ना कहीं एक बहुत सशक्त माध्यम है अपने लेखन को जीवंत करने का, रखने का और सामाजिक सरोकारों को जीवंत बनाए रखने का। जी। लेकिन अगर इसके अतिरिक्त मैं बात करूं, क्योंकि अभी हम जिस चर्चा के लिए एकत्र हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमें किन्हीं दूसरे विकल्पों की तरफ भी ध्यान देना होगा, क्योंकि वो मुझे लगता है, जहाँ तक मैं सोचती हूँ, कि अगर एक लेखक चाहता है कि उसका जो लेखन है वो वास्तव में
उसके दिल से निकलकर समाज के दिल तक पहुंच सके, उसके शब्द समाज के शब्द बन जाएं, तो उसके लिए आवश्यक है कि वो कहीं ना कहीं साक्षात्कार विधा में ज़्यादा प्रवृत्त हो। क्योंकि विधा मैं लिखने के लिए नहीं कह रही हूँ, वो अलग अलग लोगों से मिले और उनसे साक्षात्कार ले, उनके अनुभवों को स्वयं में आत्मसात करे। इसके लिए अनौपचारिक नहीं, औपचारिक रूप से भी उठना, बैठना, मिलना जुलना आवश्यक है जी। तो एक तो मुझे लगता है कि साक्षात्कार, दूसरा विकल्प मैं यह सोचती हूँ कि यदि साहित्यकार सक्रिय रूप से समाज के साथ अपनी सहभागिता नहीं देगा तो कहीं ना कहीं उसका जो लेखन है उसमें एक ऐसा अभाव रह जाएगा जो उसे समाज से जुड़ने से कहीं ना कहीं रोकेगा, एक बाधा की तरह कार्य करेगा। अगर मानो कहीं मैं केवल आंदोलनों की बात नहीं करती, अगर कहीं आंदोलन हो रहे हैं या कहीं कोई जनसभा हो रही है या कहीं और किसी आवश्यक मुद्दों पर वैचारिक विमर्श हो रहा है, तो केवल लेखन के साथ साथ इन जगहों पर जाना होगा। जिस तरह से हम कहते हैं कि उसे सक्रिय रूप से अपनी सहभागिता देनी होगी। जैसा कि आपने बड़ी अच्छी बात कही कि वरना आरोप भी लगता है और कहीं ना कहीं ये होता भी है कि हम कोई पहले सोच लेते हैं कि क्या किस चीज़ पे आधारित हमारा लेखन होना चाहिए और हम अपनी सुविधानुसार बैठ के उसे लिख डालते हैं जी। मैंने जानबूझकर ये शब्द इस्तेमाल किया कि लिख डालते हैं कि अंतोगत्वा की पूरा हुआ। और अब कई बार अब जैसे स्वांत सुखाए की भी हमारी एक बात होते होते रह गई थी कि स्वांत सुखाए, तो क्या लेखन जो है वो केवल आत्मतोष के लिए लिखा जा रहा है? और आत्मतोष भी जो संकुचित आत्मतोष होता है, आत्मतोष की भी अगर हम परिभाषा दें तो शायद वो एक संकुचित रूप में भी देखने को मिलता है, विस्तृत रूप में भी देखने को मिलता है। क्या हम केवल प्रतिष्ठा और पुरस्कार प्राप्ति हमारा मंतव्य है? क्या बात है। या हमारा आत्मतोष इतना विस्तृत है कि हमें आत्मतोष तब प्राप्त होता है जब समाज में संतृप्तता की स्थिति आती है। तो मुझे लगता है लोगों से मिलना, जुलना, साक्षात्कार, और इसके अलावा मुझे लगता है कि कई बार सोशल मीडिया पर ये दोषारोपण होता है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया दिग्भ्रमित करता है। मैं ये नहीं कहती कि वो करता है, लेकिन कई बार आरोप लगते हैं। तो मुझे लगता है कि लेखक अगर सोशल मीडिया से दूरी ना बनाए, क्योंकि कई बार हम परंपरावादी सोच का शिकार होकर ऐसा सोचते हैं कि सोशल मीडिया पे शायद उससे दूरी बनाए रखना हमारे लेखन की मौलिकता को बढ़ाएगा। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से ये सोचती हूँ कि अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जब आप जुड़ेंगे तो आपको वास्तव में पता चलेगा कि ज्वलंत सामाजिक मुद्दे क्या हैं। क्योंकि आज से 50 वर्ष पहले वाले मुद्दे कुछ और थे, कुछ वो आज भी है, लेकिन आज के कई ऐसे मुद्दे हैं हमारे युवा पीढ़ी से जुड़े हुए। जब तक हम उन मुद्दों से नहीं जुड़ेंगे, हमें पता ही नहीं होगा, तो हमें मालूम ही नहीं होगा कि ये जेन जी वी ये क्या सोचती हैं। तो ये अब जब जेन अल्फा की बात होती है तो ज़रूरी है कि लेखक सोशल मीडिया से तारतम्यता बनाए। बहुत बढ़िया आपका ये जो वक्तव्य रहा इस सवाल के जवाब में आपने जो कहा, ये एक तरह का मुझे लग रहा है कि जैसे पूरा एक दिशा निर्देश और आप कह सकते हैं ना कि एक मैनुअल जैसा बनता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि लेखकों को ये जो हमारे ये सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं इनसे भी ज़रूर जुड़ना चाहिए, इसलिए कि डॉक्टर मंजू गुप्ता जी आप जो लिखते हैं जी उसमें दो, जैसे अभी डॉक्टर नालंदा पांडे से बात हो रही थी, एक तो स्वांता सुखाय आप अपने संतुष्टि के लिए लिख रहे हैं, एक आपके अंदर एक आग है जल रही लगातार, एक तूफान उठा है कि आप उसको उगल देना चाहते हैं। और वो जाहिर सी बात है कि वो तूफान तभी मचता है जब समाज का कोई इश्यू आप पकड़ते हैं। दोनों में से कौन सा लेखन आपको ज़्यादा आनंददायक लगता है? जो अपनी संतुष्टि के लिए है या जो आप अपने बाहर चौतरफा अपनी परिधि में जो दुनिया देखते हैं उसको देखकर जो प्रणोदन मिलता है? तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखी थी जी, वो स्वांत सुखाई लिखी थी। अच्छा। उन्हें भी नहीं मालूम था कि मेरी रामचरितमानस घर घर में पूजी जाएगी। क्या बात है जी। सारे संस्कार हैं, संयुक्त परिवार में
किसको कैसा होना चाहिए जी। तो उन्होंने बहुत सुंदर रामचरितमानस के द्वारा वर्णन किया है जी। तो स्वांत सुखाय अधिकतर जी। जो कलमकार रचनाकार है वो स्वांत सुखाय लिखता है। अच्छा। कि भैया हमारी रचना यहाँ नहीं है, हम अपना समय जो है एक तो कलम क्या होती है कि व्यक्ति की समय को हॉबी के रूप में भी लेता है जी। और आजकल तो कवियों की तो इतनी बाढ़ आ गई है कि सबसे बड़ी बात यह है कि गूगल है। नहीं, कवियों की बाढ़ आ गई है, लेकिन आप तो कविता में भी ठीक ठाक हस्तक्षेप रखती हैं जी। आपको क्या लगता है कि कविता का स्तर इस बाढ़ से ऊंचा हुआ है, वही है, नहीं, या कुछ स्तर के साथ गड़बड़ है? नहीं, ऊंचा हुआ है, कविता अच्छा। का स्तर ऊंचा हुआ है। और क्या कहते हैं, कविता तो तभी लिखी जाती है ना जब आप उस संवेदना से जुड़े हुए हो। हम उनकी बात जो उनका दुख है, जब हम अपनी पाठक को ऐसा लगे कि ये दुख हमारा है, ये सुख हमारा है, बहुत अच्छा, तब वो रचना कहलाई जाती है जी। कि पाठक भी उस कविता के माध्यम से उस गहराई को अपने पर उतारे जी। और ऐसा होता है जो रचनाकार साहित्यकार है वो उनकी बात ही लिखता है। ये आप कह रही हैं कि ये जो बहुत सारी कविताएं और सोशल मीडिया के, डॉक्टर नालंदा पांडे, मंजू गुप्ता जी से ये सुनकर अच्छा लगा कि आप मानती हैं कि जो बहुत सारी कविताएं और बहुत सारे कवि हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन एक आरोप ये भी लगता है डॉक्टर मंजू गुप्ता जी, आप मेरी बात से शायद इत्तेफाक रखेंगे, कि मंच पर जो कविताएं हमारे पास आ रही हैं, तमाम जगह हम देखते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए भी और कहीं हम स्वयं भी उपस्थित होते हैं, बताते हैं कि कविता को एक तरह से जैसे लाफ्टर चैनल के चुटकुले होते हैं, कई बार इस स्तर का बना दिया जाता है। ये जो मंच की कविता और किताब की कविता है, इसमें आप क्या फ़र्क पाती हैं, और क्या ये सही है कि कविता का बहुत ज़्यादा अगर उसको ग्लैमराइज किया जाए तो कविता कविता नहीं रहेगी? बहुत सही कहा आपने जी। मुकेश जी, ये एक विचारणीय प्रश्न है कि मंच की कविता और वो कविता जो मंच के लिए नहीं बनी है या मंच के लिए नहीं लिखी गई है, कि क्या उसके स्तर में परिवर्तन हो जाता है, या अगर हम ये कहें कि जिस कविता का उद्देश्य ये हो कि इसे कहीं किसी ऐसे मंच पे प्रदर्शित करना हो जहाँ वो लोगों की वाहवाही लूट ले, तो क्या उसका स्तर गिरेगा? तो जी, मैं ये मानती हूँ कि अगर सबसे पहले अगर हम बात करें कि वास्तव में एक कविता क्या है, तो जैसे कि कहा गया है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, अगर वास्तव में उस कविता का जो रस है, लिखते समय अगर उस समय वो जो कवि है उसके मन में ये प्रश्न है, अगर वो उसका व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल करना चाहता है तो वो शर्तिया स्तरहीन होगी। अगर वो वास्तव में उस रस का अनुभव कर रहा है जो काव्य के लिए एक अपरिहार्य आवश्यकता है, तो मैं आपके सामने दावा करती हूँ कि कभी स्तरहीन नहीं होगी, चाहे वो मंच पर रखी जाए या वो केवल पुस्तकों तक सीमित रहे या वो केवल उसको आत्मतोष प्रदान करे। तो मुझे लगता है स्तरहीनता आपके लिखने के मंतव्य के पीछे छिपी रहती है, वो मंच पर आधारित नहीं होती। बहुत बढ़िया। अब आपकी इसी बात से मुझे याद आ रहा है कि एक बार अज्ञेय जी ने नया कवि में एक बड़ी सुंदर पंक्तियां उन्होंने कही थी कि किसी का सत्य था मैंने संदर्भ में जोड़ लिया, कोई मधुकोश लाया था उसे मैंने निचोड़ लिया। क्या बात है। मैं नया हूँ, कवि हूँ, आधुनिक हूँ और काव्य तत्व की खोज में जाने कहाँ कहाँ गया हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर इस काव्य तत्व की प्राप्ति के लिए कविता लिखी जा रही है तो चाहे वो मंच पे प्रदर्शित हो, चाहे उस पे नृत्य नाटिका बन जाए, वो कभी भी स्तरहीन नहीं होगी। और मंतव्य जब पैसे कमाना हो या वाहवाही लूटना हो तो वो तो स्तरहीनता उसमें आना शर्तिया ये है ही कि उसमें आएगी स्तरहीन। डॉक्टर मंजू गुप्ता जी, जब आप तो मंच पे भी पढ़ती हैं कविता और किताबों में भी छपती हैं, एक छंदबद्ध कविता है, एक छंद मुक्त कविता है। मंच के लिए तो आपको छंदबद्ध कविता चाहिए,
छंद मुक्त कविताएं मंच पर बहुत ज़्यादा नहीं चलती हैं। नहीं, आपको क्या लगता है, क्या कविता असल रूप में कैसे आती है? छंद मुक्त रूप में आती है या छंदों के जरिए आती है? मैंने तो जो देखा है, जो मेरा अनुभव है जी, वही पूछना। दोनों रूपों में देखा है मैंने जी जो छंद का ज्ञान हर किसी को नहीं होता है। जी आजकल नए नए युवा निकल आए हैं, जी तो वो तो फिर गद्य आत्मकथन कविताओं में अपनी बात कह देता है। जी जो छंद के जानकार होंगे तो वो अपनी बात कुंडली में काका हाथरसी कुंडलियों में कैसे हाथ से पैदा करते थे जी। तो जिसकी जैसे सुविधा होती है। कविता महत्वपूर्ण है, छंद महत्वपूर्ण है, भाव महत्वपूर्ण है, ऑडियंस महत्वपूर्ण है, पाठक महत्वपूर्ण, क्या महत्वपूर्ण है? मुकेश जी, मुझे लगता है कविता छंदों के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि छंद महत्वपूर्ण है, जो भी आपने जो दूसरे पक्ष बताए। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ है तो वो है वैचारिक विश्लेषणात्मक स्वच्छंदता। बहुत बड़ी बात कि आप किसी चीज़ को वैचारिक रूप से उसका बहुत ईमानदारी से और गहराई से विश्लेषण कर सकें, फिर उसके बाद भाव चाहे छंदबद्ध रूप में आए या छंद मुक्त रूप में आए। तो हमारे जो छंदबद्ध हमारे जो कवि हुए हैं वो भी उतने ही प्रशंसनीय हैं, उनका कार्य आज भी उतनी ही दिशा दिखा रहा है जैसे छंद मुक्त कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, जब वो उद्घोषणा करते हुए कहते हैं खुल गए छंद के बंद। तो केवल वैचारिक स्वतंत्रता और विश्लेषण मुझे लगता है ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा। डॉक्टर मंजू गुप्ता और डॉक्टर नालंदा पांडे जी, ये बहस अब जिस पड़ाव पर आ गई है, यहाँ से मन तो नहीं होता है कि इसको हम समेटें, लेकिन समय की अपनी एक सीमा है। आप दोनों हमारे इस साहित्यिकी के मंच पर आए और इतने शानदार विषय पर आपने इतनी गंभीर चर्चा की, इसके लिए आप दोनों का आभार, धन्यवाद। धन्यवाद। ये थी हमारी आज की साहित्यिकी। अगली बार कुछ नए मेहमानों को लेकर किसी नए विषय के साथ आपके बीच आएंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।